Welcome to Mathstan, my dear students. Today we will be continuing the marathon series. But before we start, as always, take out your notebook and pen and start to figure out how many questions got correct and how many wrong, and on which questions you have to focus more, on which topics, on which areas you have to work more. So let's get started without wasting any more moment. All right, my dear students. So let's get started with the question number 1 for today, which is which of the following are the examples of the passive immunization? Okay, so the example of passive immunization is maternal IgG transfer through placenta, administration of tetanus immunoglobulin, BCG vaccination, or rabies immunoglobulin after animal bite. So passive immunization की एग्जाम्पल कौन सी है इनमें से? That is what you have to figure out. Very good. देखो पैसिव की अगर मैं बात करूं तो वन इज योर मेटर्नल आईजीजी ट्रांसफर, राइट. दूसरा आता है टेटनस इम्यूनोग्लोबिन का एडमिनिस्ट्रेशन. देन योर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन आफ्टर एनिमल बाइट. सो दिस इज ऑल्सो राइट. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर गोज टू बी योर ए, बी एंड डी. BCG is an example of what? It is an example of active. Okay. So the correct answer is A, B and D. Check the next one. Which immunoglobulin is the first to be produced during the primary immune response? जब आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो कौन सा है इनमें से विच इज एक्चुअली द फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स? वेरी गुड. IgA, IgM, IgE या IgE? कौन सा है इनमें से? एब्सोल्युटली करेक्ट. सबसे पहले जो प्राइमरी रिस्पॉन्स इम्यून रिस्पॉन्स बनता है वो बनता है IgM की वजह से. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन, माय डियर स्टूडेंट्स. द क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ओके, यू हैव टू टेल मी कि इनमें से कौन सा है. यस, इनमें से कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक डीएनए वैक्सीन का? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड डीएनए वैक्सीन जो होते हैं वो इंड्यूस करते हैं सेलुलर इम्यूनिटी को, वो इंड्यूस करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी को, या फिर वो इंड्यूस करते हैं एंटीजन प्यूरिफिकेशन बिफोर इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड. ओके, या फिर दे इनकोड एंटीजन विद इन द प्लाज्मिड डीएनए. वेरी गुड. Very good. We need to understand. Very good, my dear students. Okay. So we need to understand that the DNA characteristics, DNA vaccines की अगर मैं बात करूँ, सेलुलर इम्यूनिटी तो वो देंगे ही देंगे, वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी देते हैं और वो एंटीजन के लिए भी इनकोड करते हैं प्लाज्मिड डीएनए के साथ, लेकिन उनको एंटीजन प्यूरिफिकेशन बिफोर इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, विच टेक्निक इज मोस्ट सूटेबल फॉर क्वांटिफाइंग साइटोकाइंस इन सीरम? सीरम्स में अगर आपको साइटोकाइंस देखने हैं, ठीक है, तो आप कौन सी टेक्निक बेस्ट है जो आप यूज करना चाहेंगे इन दिस मेथड? वेरी गुड. विच मेथड इज द बेस्ट यू वुड यूज हेयर? वेरी गुड, वेरी गुड. शाबाश. वेरी गुड, माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी. वेरी गुड. सो एलिसा जो है वो किसके लिए ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगी? एड्स के लिए, राइट. या फिर इवन चिकनगुनिया को अगर आपको करना है तो आप वो निकालते हो उसके लिए, है ना. और साइटोकाइंस वही प्रोड्यूस करते हैं आपके ऐसी डिजीजेस. तो करेक्ट आंसर इज दिस. ग्राम स्टेनिंग, सदर्न ब्लॉटिंग नहीं, ये तो मेथड यूज़ नहीं होगा साइटोकाइंस के लिए.
ओके, ये चेक करें। रियल टाइम पीसीआर ज़्यादा सेंसिटिव है कन्वेंशनल पीसीआर से पैथोजन डिटेक्शन के लिए, और फ्लोरोसेंट प्रोब्स जो होते हैं वो इनेबल करते हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द डीएनए एम्प्लीफिकेशन। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। हम्म। तो रियल टाइम पीसीआर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल में ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती है। अगर आपको पीसीआर करना है तो रियल टाइम पीसीआर विल बी मोर इफेक्टिव इन गिविंग यू द डिटेक्शन फॉर द पैथोजेंस। फ्लोरेसेंट प्रोब्स इनेबल करते हैं मॉनिटरिंग, हाँ, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के टाइम पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पॉसिबल होती है रियल टाइम पीसीआर से, तो दिस इज द करेक्ट वन। बट क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? रियल टाइम पीसीआर ज़्यादा सेंसिटिव है देन द कन्वेंशनल पीसीआर फॉर द disease for the pathogen detection because fluorescent probes enable the continuous monitoring. Yes, they correctly explain the statement. कौन सी टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो फॉर द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के लिए आप कौन सी यूज करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एलिजा भी यूज़ होगा, वेस्टर्न ब्लॉट भी यूज़ होता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी यूज़ होती है, बट पीसीआर आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, यस, यू कैन नॉट यूज़ दैट हेयर, अदरवाइज बाकी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर्स है। ओके, सो ए बी एंड सी, दैट इज ये तीनों को आप यूज़ कर सकते हो। पीसीआर तो एम्पलीफाई करेगा। चेक दिस वन। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में फ्यूजन किसकी होती है? बी सेल और माइलोमा सेल की, टी सेल और फिब्रोब्लास्ट की, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल की, स्टेम सेल या आरबीसी की? वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू योर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो होती है वो फ्यूजन से होती है। जब आपका माइलोमा सेल और आपका बी सेल जो है वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। सो बी सेल एंड माइलोमा सेल्स फ्यूज टुगेदर एंड दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ दिस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ए इज द आंसर। कौन सा सेलेक्टिव मीडियम है जो कॉमनली यूज होता है हाइब्रिडोमा टेक फ्यूजन के बाद? मैंने आपको कल भी बताया था। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। तो हाइब्रिडोमा फ्यूजन के टाइम पर वी हैव व्हाट, हैट, एमएस, न्यूट्रिएंट या फिर मैककॉन्की। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस एमएस मीडियम होगा नहीं। न्यूट्रिएंट अगार और ये मैककॉन्की अगार प्लांट थोड़ा ना ग्रो कर रहे हो, यहाँ पर यूज होता है हैट मीडियम। ओके, हैट मीडियम इज यूटिलाइज्ड हेयर। कौन से फैक्टर है जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के सक्सेस को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं? एक्सप्लांट, एज, जीनोटाइप, स्टेरिलिटी, लाइट एंड टेम्परेचर। मल्टीपल कैन बी करेक्ट। वेरी गुड,
माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सप्लांट की एज भी डिपेंड करेगी, जीनोटाइप भी डिपेंड करता है, स्टेरिलिटी भी डिपेंड करती है और लाइट और टेम्परेचर भी डिपेंड करता है. सो आई कैन सिंपली से दैट yes, yes, that all of these are the correct options for the same. ओके, चेक द नेक्स्ट वन. कैलस फॉर्मेशन जनरली प्रमोट कैसे होती है? ऑक्सिन ज़्यादा कर लो, साइटोकाइनिन ज़्यादा कर लो, हार्मोन्स दो ही ना, या फिर हाई जिब्रेलिन कर लो. सो अगर आप चाहते हो कि कैलस फॉर्मेशन जो है वो प्रमोट हो, तो कैलस फॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए आप ऑक्सिन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हो. ठीक है, लेकिन ऑक्सिन और अगर साइटोकाइनिन के रेशो में बात करनी है, तो आप क्या करते हो उस केस में, व्हेन यू हैव कंसीडरिंग इन द रेशो, तब आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को बराबर कर दोगे तो कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, ऐसे अगर आपको एक को प्रमोट करवाना है तो वो एक कौन होगा? वो होगा ऑक्सिन. Check the next one. Suspension cultures are preferred for large-scale production of the plant secondary metabolites, or cell remains uniformly dispersed and receive better plant aeration. Better aeration भी वो refer करते हैं. So my dear students, both of them are correct. Now, whether they are correctly explaining or not, suspension cultures prefer होते हैं for large-scale production of the plant secondary metabolites because cell remain uniformly dispersed and receive better aeration. तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? सस्पेंशन सेल्स कल्चर्स जो हैं वो प्रेफर होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन में प्लांट सेल्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, क्योंकि सेल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहते हैं और उनको बेटर एरेशन चाहिए. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए. बोथ आर ट्रू एंड दे आर करेक्टली एक्सप्लेनिंग एज वेल. नाउ द नेक्स्ट वन इज विच आर द एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल कल्चर. मतलब जब आप एनिमल सेल कल्चर करते हो तो उसके फायदे क्या क्या हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग या हाइब्रिडोमा डेवलपमेंट. वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. वेरी गुड, प्लीज चेक वंस. सो वी हैव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, हाँ बन सकती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से. हाइब्रिडोमा डेवलपमेंट, हाइब्रिडोमा बन सकता है. वैक्सीन प्रोडक्शन हो सकती है. टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी आप कर सकते हो. सो करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी एंड डी एज वेल. सो ऑल आर दी करेक्ट आंसर्स. चेक दिस वन. कौन सा क्रायो प्रोटेक्टेंट है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है क्रायो प्रिजर्वेशन में? तो पहले आपको पता होना चाहिए क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होती है, जहाँ पर आप स्टोर करते हो अपने स्पोर्स को और बहुत सारी अलग चीज़ों को एट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन. और इवन आप पोलन्स को, बहुत पुराने पुराने पोलन्स को और उनके सीड्स को ग्रो कर सकते हो, मतलब लेटर ऑन ऑल्सो बाय क्रायो प्रिजर्वेशन. सो कौन सा है इनमें से जो कॉमनली यूज़ होता है माय डियर स्टूडेंट्स? शाबाश. एक आता है आपका डीएमएसओ, एक आता है एनएसीएल, एक आता है एचसीएल और एक आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. कल वाली क्लास किसी ने भी अच्छे से पढ़ी हो ना अगर, तो ये क्वेश्चन पक्का आपको आएगा. और बताओ, यू शुड नो दिस वन. ये तो आपको आना ही चाहिए बिकॉज हमने किया है. वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डीएमएसओ है, यानी कि जो एनएसीएल है, ठीक है, दैट इज योर, यस, दिस इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, यही है. और साथ में ग्लिसरोल को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ क्रायो प्रिजर्वेटर, है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए. एनएसीएल, एचसीएल, ये केओएच, ये तो यूज होते ही नहीं है. अच्छा, इनमें से कौन सा है जो पेटेंटेबल है, जिसको आप पेटेंट कर सकते हो? नोवल रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर नेचुरली अकरिंग वाइल्ड प्लांट, या नोबल वैक्सीन फॉर्मेशन. वेरी गुड, वेरी गुड,
Very good, my dear students. Which one you think is correct? Very good. वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. नोवल रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ कर सकते हैं. अगर कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे डाउन स्ट्रीमिंग अपस्ट्रीमिंग के अलावा कुछ ऐसा आपने प्रोड्यूस करा है, मैन्युफैक्चर कर सकते हो वो. नेचुरली अकरिंग वाइल्ड प्लांट को आप पेटेंट करा सकते हो? नहीं, नेचुरली अकर करता है, आपने उसमें क्या किया, वो आपका कैसे हो सकता है? नहीं. नोवल वैक्सीन फॉर्मुलेशन, हाँ दैट कैन ऑल्सो बी करेक्ट. ठीक है. सो हियर द फोर्थ वन कैन बी करेक्ट, ए बी एंड डी. So the correct answer is A, B, and D. Okay, check the assertion reason. Check the reasons, my dear students. Here, assertion is copyright does not protect the scientific ideas. Copyright protects expression of ideas rather than idea themselves. Shabash. Very good. Very good. Okay. सो कॉपीराइट जो है वो साइंटिफिक आइडियाज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता है, एंड दैट इज़ राइट. कॉपीराइट नहीं करता है, आपको पेटेंट करवाना पड़ता है उसके लिए. Okay. Copyright does not actually protect your scientific ideas. So copyright protect ideas of expression of ideas जो आप उसको express करते हो in the form of some technology or discovery rather than the ideas themselves. So here both are true and R correctly explains the statement A. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी को एडमिनिस्टर करती है? वेरी गुड. वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स. वेरी गुड. व्हाट विल बी द करेक्ट वन? वेरी गुड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पीसीटी पेटेंट कॉपरेशन टेक्नोलॉजी ट्रीटी ये आपकी संभालती है विपो. एनीवन हैविंग एन आइडिया अबाउट व्हाट इज विपो? WIPO. WIPO जो है दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है. सो दिस इज देयर. और ये जो है विपो जो है इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में. ठीक है. 1967 में ये फॉर्म हुआ था. अच्छा, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की? सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. ठीक है. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं दीज आर एसेंशियल ग्रोथ जो ऑर्गेनिज्म की बेसिक ग्रोथ करते हैं. ठीक है. बेसिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. वाइल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस के लिए, बट यस दे सर्व इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जैसे डिफेंस, अट्रैक्शन, स्ट्रेस अडाप्टेशन एंड ऑल. ओके. ओके. So which are the examples of the primary metabolites? Ethanol, citric acid, penicillium, lysine.
वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। सर इथेनॉल ज़रूरत है? हाँ। सिट्रिक एसिड? यस। लाइसिन? यस। पेनिसिलिन की ज़रूरत कब पड़ेगी? पेनिसिलिन की ज़रूरत आपको तभी पड़ेगी व्हेन एवर, यस, पेनिसिलिन की ज़रूरत तब पड़ती है आपको जब जब भी आप डिजीज्ड होंगे तब आप यूज़ करेंगे उसे, है ना? जनरल सेंस में यू वोंट बी यूजिंग इट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Yes. So we need to understand, we need to understand that the ones which are used commonly, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए है, like ethanol, citric acid and lysine. Some medication is only required when you are with something diseased, right? So secondary metabolites तब यूज होंगे। पेनिसिलिन प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम कब रीच करती है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये उन्हीं को आएगा जिन्होंने ग्राफ अच्छे से पढ़ा है। अगेन दैट कम्स अप विद अ क्वेश्चन। वेरी गुड। So we need to understand here लैग फेज, लॉग फेज या फिर स्टेशनरी फेज या डेथ फेज। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेशनरी फेज। मैं हमेशा आपको कहती हूँ आपके बहुत सारे फेजेस होते हैं। लैग फेज में, लॉग फेज में कुछ नहीं हो रहा, लैग फेज में स्टार्ट हो चुका है, डेथ फेज में सब एक खत्म हो जाएगा और स्टेशनरी फेज में जो है वो एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पर एवरीथिंग विल बी नॉर्मली वर्किंग। समझ रहे हो? जहां जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, स्टेशनरी फेज में, बाद में नीचे डाउन हो जाएगा और ये डेथ फेज शुरू हो जाएगा। Okay, check the assertion reason, my dear students. Fed batch fermentation. Very good. Very good. So, my dear students, it has to be understood very carefully that fed batch जो होती है, एक होती है continuous, एक होती है fed. Fed batch में एक बैच निकाला फिर दूसरा बैच स्टार्ट किया, ये वो वाले बैचेस होते हैं। सो ये मिनिमाइज करता है सबस्ट्रेट का इनहिबिशन। क्या समझते हैं? यस, वेरी गुड। फेड बैच इंक्लूड्स व्हाट? Fed batch is going to include that part, right? So we need to understand, we need to understand here. Yes, nutrients gradually supply होते हैं during the fermentation. That is also correct. Okay, so let me get you through this one. So the fed batch fermentation minimizes substrate inhibition. True, because nutrients are supplied gradually during the fermentation. So yes, both are correctly explaining it. So that is true. Okay. लेट्स हैव अ चेक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पैरामीटर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है इंडस्ट्रियल बायो रिएक्टर्स में? मल्टीपल करेक्ट है यानी एक से ज़्यादा करेक्ट होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। Which parameters are continuously monitored in the industrial bioreactors? pH, dissolved oxygen, temperature, foam formation. सो देखो, पीएच भी करेंगे, डीओ भी करते हैं, टेम्परेचर भी करते हैं और फोम फॉर्मेशन भी करते हैं। सो ऑल आर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर, जो कि यूटिलाइज होती ही होती हैं। ओके, सो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। मेन पर्पस डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का कौन सा है? प्रोडक्ट का रिकवरी और प्यूरिफिकेशन, सेल म्यूटेशन, इनोकुलम प्रिपरेशन या फिर मीडियम स्टरलाइजेशन? वेरी गुड,
Very good. Very good. Check the ones. Okay. The main purpose of downstreaming processes is वेरी गुड। प्रोडक्ट रिकवरी और प्यूरिफिकेशन तो डाउनस्ट्रीमिंग में होता है, ये तो चलो समझ आता है। क्या इनोकुलम प्रेपरेशन होता है डाउनस्ट्रीमिंग में? ये तो अपस्ट्रीमिंग में होता है माय डियर स्टूडेंट्स। मीडियम का स्टरलाइजेशन आप करते हो, ये डाउनस्ट्रीमिंग में, वो तो स्टार्टिंग में करते हो, अपस्ट्रीमिंग में करते हो। सेल म्यूटेशन भी आपकी अपस्ट्रीमिंग में होती है, तो हाउ कैन यू से दैट? द करेक्ट आंसर इज योर ए, जहाँ पर सिर्फ आपको प्रोडक्ट को रिकवर करना है, प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना है, बाकी जो काम है वो सारा कहाँ हो गया? ऊपर हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? Okay, so the correct answer is A. So the correct answer is A. Check the next one. कौन से प्रोडक्ट्स है जो ऑब्टेन होते हैं थ्रू माइक्रोबियल फर्मेंटेशन? अगर आप माइक्रोबियल फर्मेंटेशन करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट है जो यहाँ से आपको ऑब्टेन होगा? वेरी गुड। So my dear students, insulin, streptomycin, vitamin B12, citric acid. Shabash. Which one you think is the correct one? तो द फर्स्ट वन इज इंसुलिन, तो ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से ही प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, B12, सिट्रिक एसिड, सबके सब जो है वो कहाँ से आपको मिलेंगे? दे विल बी गेटिंग इट अप टू बी फ्रॉम दी फोर, ठीक है, ये ऑब्टेन होते हैं माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से। ऑल राइट, यस, यानी बैच से या कंटिन्यूस बैच प्रोसेस से आप इसको फॉर्म कर सकते हो। चेक करिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स जनरली सेफर होती हैं दैन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। ओके, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स जो होती हैं दे डू नॉट कंटेन द कंप्लीट इन्फेक्शियस पैथोजन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स जनरली सेफर होती है देन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। यस, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स में कंप्लीट इन्फेक्शन पैथोजेंस नहीं होता, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपकी लाइव एटेन्यूएटेड होती है ना, उनमें आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक फ्रेगमेंट डाला होता है, तो वो लाइव होती हैं। लेकिन अगर आपकी रिकॉम्बिनेंट होंगी तो वो लाइव नहीं होती हैं, देयरफॉर उनकी इन्फेक्शंस के चांसेस कम होते हैं, तो ये जनरली सेफर होती हैं। बिकॉज लगा कर देखो यहाँ पर recombinant vaccines generally safer than live attenuated vaccines because recombinant vaccines do not contain the complete infectious pathogen. बिल्कुल सही है, both true and they are explaining also. Okay, here is a question with you. एक बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है जो एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाती है। कैसे बनाती है? जीन इनकोडिंग अ वायरल सरफेस प्रोटीन इनटू यीस्ट सेल को इंसर्ट करके। प्यूरिफाइड प्रोटीन जो बनता है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है एडजुवेंट और इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमंस में। और कौन से स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट है? वैक्सीन ह्यूमन के अंदर एप्लीकेट नहीं कर सकती, वैक्सीन स्टिमुलेट करती है अडेप्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीन जो है लाइव पैथोजेनिक वायरस इंक्लूड करती है, और एडजुवेंट जो इन्हांस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी वैक्सीन्स। यस, द करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? वो है ये वाला कि वैक्सीन्स जो है वो रेप्लिकेट नहीं करते ह्यूमंस में। वैक्सीन कैन नॉट रेप्लिकेट इन ह्यूमंस। यस, कर सकते हैं रेप्लिकेट, कर सकते हैं। वेरी गुड, इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है, तो ये कर सकते, हाँ नहीं होगा। वैक्सीन कंटेन लाइव पैथोजन वायरस। माय डियर स्टूडेंट्स, वैक्सीन में लाइव पैथोजन डाल दिया तो वैक्सीन किस नाम की हुई? उसमें डाला जाता है एक फ्रेगमेंट, एक पार्ट ऑफ द वैक्सीन सो एज टू बॉडी को यूजुअल करने के लिए, क्योंकि वो फ्रेगमेंट बॉडी में डिजीज तो कॉज नहीं करेगा, लेकिन वो बॉडी को इन्फ्लुएंस कर देगा कि हाँ ये वाला फ्रेगमेंट अगर फ्यूचर में आता है तो बॉडी फाइट बैक कर सकती है। सो वैक्सीन कंटेन लाइव पैथोजेनिक वायरस, ये गलत है। MHC class 1 molecule present endogenous antigens to CD8 plus T cells. Reason: endogenous antigens are synthesized within the infected cells.
ओके, तो एमएचसी क्लास वन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एंडोजेनस एंटीजेंस को टू CD8 प्लस टी सेल्स को, और एंडोजेनस एंटीजन सिंथेसाइज होते हैं विद इन द इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रोसेस्ड थ्रू द प्रोटियोसोमल पाथवे। सो क्या समझते हैं, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ओके, स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट। बट अब देखो क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वेदर दे आर सपोर्टिंग और नॉट। शाबाश, whether they are supporting or not. So my dear students, they are supporting. MHC class 1 molecules present करते हैं endogenous antigens को to CD8 plus T cells because endogenous antigens synthesize होते हैं within the infected cells and they are processed through the protosomal pathway. Very important. ठीक है. So here the statement 1 is correct. That is both A and R are true and R is the correct explanation. अच्छा, कौन सी वैक्सीन लाइव एटीन्यूटेड है इनमें से? ये आपको तभी आएगा अगर आपने अच्छे से इसको रीड किया हो, इनकी एग्जाम्पल्स वगैरह को ना, और ये बहुत बारी पूछा भी जाता है एग्जाम में। वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। कौन सी वैक्सीन लाइफ एटीन्यूएटेड है? पीसीजी है, हाँ है। ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन बिल्कुल। मीजल्स की वैक्सीन, हाँ। इनएक्टिवेटेड वाली लाइव एटीन्यूएटेड नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट काइंड की है, सो दिस इज नॉट। पेशेंट का आईजीएम बहुत ज़्यादा है, आईजीजी एंटीबॉडीज जो हैं नहीं है अगेंस्ट अ पैथोजन। इससे क्या इंडिकेशन मिलती है? प्रीवियस इन्फेक्शन विद मेमोरी रिस्पॉन्स, रीसेंट प्राइमरी इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन ईयर्स अगो, क्रॉनिक इम्यूनिटी। वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक वुड बी राइट? पेशेंट का हाई आईजीजीएम है बट कोई भी आईजीजी एंटीबॉडीज नहीं है अगेंस्ट अ पैथोजन। यस, क्योंकि रीसेंट प्राइमरी इन्फेक्शन को ये इंडिकेट करता है। मैंने आपको बताया था कुछ एंटीबॉडीज जो होती हैं इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद मिलती हैं, कुछ होती हैं जो इन्फेक्शन के दौरान मिलती हैं, कुछ मिलती हैं जब इन्फेक्शन के डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। सो आपको ये सब याद करना है, कल की क्लास अच्छे से वॉच करनी है, देन यू वुड बी एबल टू सी दैट ऑल्सो। ओके, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। So, here the correct answer is your recent primary infection. Check this one. कौन सा मेथड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी असेसमेंट के लिए अच्छा है? नाउ देर आर टू थिंग्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ओके, एंड द अदर वन इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो इम्यूनिटी के जो मैंने टाइप्स आपको बताए, नंबर वन आपका आता है सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड क्या है? सेल मेडिएटेड इज द टाइप, सेल मेडिएटेड एक ऐसा टाइप है जहाँ पर क्या रहता है सेल मेडिएटेड में, दैट दी अदर कंपोनेंट ऑफ द अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, जहाँ पर मेडिएटेड होती है बाय एक्टिवेटेड एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स के साथ, ठीक है। और जो ह्यूमोरल वाली होती है ना, वो कंपोनेंट होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी का, जहाँ बी सेल्स एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं। सो जो आपकी ह्यूमोरल है वो बी सेल्स से मेडिएटेड होती है, ये टी सेल से मेडिएटेड होती है, ठीक है। ह्यूमोरल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर एक्ट करती है और ये इंट्रा सेलुलर एक्ट करते हैं। कौन सा मेथड जो है वो यूज़ होगा? इसमें TCR रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेडिएटेड में, और उसमें BCR रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर MHC कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं सेल मेडिएटेड में वो भी हैं, तो आप यूज़ करते हो एपिस्पॉट ऐसे, फ्लो साइटोमेट्री, ट्यूबरसिलिन स्किन टेस्ट, तो ये आप मेथड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, टू गेट द आइडिया अबाउट दैट। कौन सा प्लॉटिंग मेथड जो है वो डिटेक्ट करता है प्रोटीन्स को? वेरी गुड,
Very good, my dear students. So blotting technique. Yes. So correct answer is Western blot. कौन सी ब्लॉटिंग टेक्निक यूज हो रही है यहाँ पर? वेस्टर्न ब्लॉट. चलो नेक्स्ट चेक करो. फ्लो साइटोमेट्री कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट इम्यून सेल पॉपुलेशंस. रीजन है सेल्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं बेस्ड ऑन द फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल सरफेस मार्कर्स. फ्लो साइटोमेट्री जो है वो आइडेंटिफाई करती है अलग अलग इम्यून सेल पॉपुलेशन को. सो स्टेटमेंट इज ट्रू. सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं बेस्ड ऑन देयर फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल सरफेस मार्कर्स. दैट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. सो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? फ्लो साइटोमेट्री कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट इम्यून सेल पॉपुलेशंस बिकॉज सेल्स आर डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन द फ्लोरोसेंटली labeled antibodies against the cell surface markers. Very good. Flow cytometry can identify different immune cell populations. Cells are differentiated based on the fluorescently labeled antibodies against the cell surface markers. So the statement is true. Both A and B are true, and R is correct explanation of the A. Which are the advantages of monoclonal antibodies over polyclonal? पॉलीक्लोनल से ज़्यादा मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज हैं ज़्यादा एडवांटेजेस हैं. हाउ? यूनिफॉर्म स्पेसिफिसिटी होती है मोनोक्लोनल की, अनलिमिटेड प्रोडक्शन होती है, लोअर बैच वेरिएशन होती है, या फिर मल्टीपल एपिटोप्स की रिकॉग्निशन करना पॉसिबल है. वेरी गुड. विच स्टेटमेंट डू यू फाइंड टू बी करेक्ट? यूनिफॉर्म स्पेसिफिसिटी, अनलिमिटेड प्रोडक्शन, मल्टीपल करेक्ट हैं. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. मल्टीपल एपिटोप्स को तो ये नहीं कर पाएगी, बट विद नो डाउट यूनिफॉर्म स्पेसिफिसिटी, अनलिमिटेड प्रोडक्शन और लोअर बैच फॉर्मेशन जो है वेरिएशन वो तो है ही. कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है वायरल आरएनए को डीएनए में ड्यूरिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरटीपीसीआर के दौरान? शाबाश. विच वन? विच वन इज द करेक्ट वन माय डियर स्टूडेंट्स? सो कौन सा एंजाइम है? दैट इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. क्यों? क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है. तो कौन सा एंजाइम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है पीसीआर के दौरान? दैट इज योर आरटीपीसीआर के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, चलो. कौन सा ऐसा ग्रोथ रेगुलेटर है जो कॉमनली प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. टेल मी. वेरी गुड. Which of the following growth regulator is commonly used in plant tissue culture? Very good, wonderful students. Tell me. Shabash. Very good. So the correct answer goes to be your cytokinase gibberellin. क्यों? क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो होता है ना वो रेगुलेटर की तरह काम नहीं करता है, वो इनहिबिट करता है. Check the next one. The ability of the differentiated plant cells to regenerate at a whole plant is known as? So the correct answer is the ability जो है differentiated plant cells की to regenerate a whole plant is called as pluripotency, it is called as totipotency, multipotency, or it is called as plasticity. Very good. What it is called as? So the correct answer here is your totipotency. ठीक है, टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी एक्चुअली जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक डिफ्रेंशिएटेड जो प्लांट सेल है वो होल प्लांट जो है वो क्या करता है, डेवलप कर देता है. Now is the assertion reason again, that is surface sterilization is essential before inoculating the plant explant. Reason, microbial contamination grows faster than the plant tissues in culture media.
सो हाँ, सरफेस स्टरलाइजेशन एसेंशियल है प्लांट एक्सप्लांट्स को इनोकुलेट करने से पहले, बिल्कुल ज़रूरी है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन फास्ट ग्रो करती है देन द प्लांट टिश्यूज, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं ना उनका ग्रोथ पीरियड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो उनके लिए ग्रो करना बहुत ईजी है कंपेयर टू दी अदर वंस, राइट। So the correct answer is your option number A. Both true and R explains the A. Check the next one. Which are the commonly used sterilizing agents in tissue culture? टिश्यू कल्चर में कौन सा है जो कॉमनली आप यूज करते हो स्टरलाइजिंग एजेंट? शाबाश, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। कौन सा हम यूज करेंगे? शाबाश। सो द करेक्ट आंसर गोज टू बी योर यस, सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। मर्क्यूरी क्लोराइड, इथेनॉल आप यूज़ करते हो, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर तो पोस्ट एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है, लेकिन स्टरलाइजिंग एजेंट्स की बात हो रही है तो आपके Na2O2, सोडियम हाइपोक्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl2 एंड इथेनॉल आपका इथाइल एल्कोहल, ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है मेमेलियन सेल कल्चर के लिए? डीमैम, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार, या न्यूट्रिएंट अगार, या फिर जेपेक डॉक्स मीडियम? इंपॉर्टेंट है अगैन। शाबाश, टेल मी। सो कौन सा मीडियम यूज़ होता है? डीमैम यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो लाइक डीएम, सो ना समथिंग लाइक दैट। सो आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पर? डी मैम। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज़ अगेन अ मीडिया दैट इज़ योर डेल्बैकोज मॉडिफाइड ईगल मीडियम होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच बसाल सेल कल्चर होता है। मीडियम डिज़ाइंड होता है ताकि ग्रोथ मेंटेनेंस की जा सके मेमेलियन सेल्स के लिए। सो मेमल्स के लिए डीएमएम जो है दैट इज़ योर डेल्बैकोज मॉडिफाइड ईगल मीडियम जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। चेक द नेक्स्ट वन। एनिमल सेल कल्चर्स वाइडली यूज़ होते हैं किसके लिए? वायरल वैक्सीन प्रोडक्शन करनी है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन करनी है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी है, या टिश्यू इंजीनियरिंग करनी है? फॉर व्हाट दे आर कॉमनली यूज्ड? वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर हियर इज ऑफ कोर्स यस, वायरल वैक्सीन प्रोडक्शन भी करते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए भी ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन द टॉक्सिसिटी टेस्टिंग एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द टिश्यू इंजीनियरिंग एज वेल, okay. All right, let's move further with the next one, my dear students. Check this one. Suspension cultures are preferred over monolayer cultures for industrial scale production. बिल्कुल हाँ, suspension cultures को ज़्यादा use किया जाता है because of their ease of doing so, right? And then comes your second one. Suspension cultures are easier to scale up in bioreactors. बिल्कुल सही है, आप इसकी scaling कर सकते हो easily compared to your monolayer cultures which are difficult and hard to do for that, right? So here the correct answer turns out to be yes, that turns out to be the A. Both are true and R explains A really very well. कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कंपनी के लोगो को प्रोटेक्ट करता है? राइट ऑफ लोगो ऑफ द कंपनी। वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड। So if we understand here, we have to know that it is your trademark, ठीक है। कॉपीराइट तो उस आइडिया के लिए है, इट इज योर yes, it is your trademark. Which are the examples of GI in India? That is geographical indications का examples कौन कौन से हैं? दार्जिलिंग टी, बासमती राइस, कांचीपुरम सिल्क या कोका कोला?
ठीक है, नेवर से कोको कोला, ओके। टेल मी, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी। हरी अप माय डियर स्टूडेंट्स। हेयर कोको कोला तो हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा दार्जिलिंग टी, बासमती राइस और कांचीपुरम सिल्क। जीआई इंडिकेशंस जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए दी जाती हैं, ना कि इन सिंथेटिक चीज़ों के लिए। Check the next one. Trade secrets can be protected indefinitely. Trade secrets do not require registration but lose protection if publicly disclosed. Shabash. Very good. Correct answer is हाँ, ट्रेड सीक्रेट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। हाँ, दोनों सही है और दोनों के दोनों करेक्टली एक्सप्लेन भी करते हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमर्शियली यूज होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन की प्रोडक्शन के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेगेसियस। तो कोई भी हो सकता है, और भी हो सकती है सब टाइप्स इसकी, ये सब स्पीशीज और भी हो सकती हैं, नेवर माइंड। एक मिनट, ये लैटिन में होगा, चलो। विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सेरिविसिएई? दिस इज अ yeast, I'll give you an hint. Now you can tell me well. Very good. Very good, my dear students, tell me. So the products which are obtained from Saccharomyces cerevisiae, absolutely yes, bread, beer, wine. क्यों? क्योंकि ये Saccharomyces cerevisiae यही चीज़ें बनाएगा, यीस्ट है ये। चलो ये क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट जो होता है वो क्रिटिकल है, किसके लिए क्रिटिकल है? दिस इज क्रिटिकल पैरामीटर इन एरोबिक फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन जो है वो एक्ट करता है एज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी। वेल डन। So here the correct answer is yes. Both are true and R is the correct explanation because oxygen जो है terminal electron acceptor की तरह ही काम करता है for the respiration. अगर oxygen नहीं होगा तो there will be no acceptor to accept the things, right? So the process of the respiration won't be complete. Check the next one, my dear students. That is your foam formation. कौन control करता है? Very good. फोम फॉर्मेशन कौन कंट्रोल करता है? शाबाश, वेरी गुड, वंडरफुल स्टूडेंट्स, टेल मी। फोम फॉर्मेशन जो होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटी फोम एजेंट्स, ओके। एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन, साइटोकाइनेंस ये नहीं कर पाएंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिकम्बिनेंट बायो फार्मास्यूटिकल्स? कौन से यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं बायो फार्मास्यूटिकल्स के, और वो भी रिकम्बिनेंट वाले? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी। So the correct answer here is your A, B, and C. Penicillin is not the recombinant form, and the others are the recombinant forms. Okay. Check the next one. A fermenter shows a sudden decrease in the DO while pH constant रहता है and biomass भी rapidly increase करता है. इसकी explanation क्या होगी? कि एक्टिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ रहा है, कंटेमिनेशन हो रहा है बाय फंजाई ओनली, फेलियर ऑफ टेम्परेचर प्रोब, प्रोडक्ट डिग्रेडेशन हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग? शाबाश. So the correct answer is, my dear students, A.
एक्टिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से कंजम्पशन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. सो फॉर टुडे विल कीप दिस मच एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट क्लास. बट माय डियर स्टूडेंट्स, मेक इट वेरी श्योर you revise things, you confirm how many things are correct, how many questions are correct, what things you have to focus on. These are some of the important parameters you have to focus and you have to take care of. I hope this point is very clear. Okay, so yes, we'll be keeping this much for now. Till then, my dear students, take care, have a good day. Let's meet tomorrow. Bye. Bye bye.